हेलो बच्चों, क्लास 12 के अध्याय 5 जिसका नाम है सांतत्य तथा अवकलनीयता। और आज हम डिस्कस करेंगे सांतत्य के बारे में। और सांतत्य के बारे में पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले फंक्शन की जानकारी आवश्यक है। यदि आप क्लास 11th में फंक्शन की जानकारी नहीं पढ़ें, जैसे रिलेशन और फंक्शन के बारे में आपको पढ़ाया गया होगा, यदि आप फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत ही जानते हैं तो भी आपको अच्छी समझ में आएगा। अगर नहीं जानते हैं तो कोई डाउट नहीं है। मैं कोशिश करूंगा कि पूरी तरह से इसमें कुछ एग्जाम्पल लेकर के उन फलनों के सांतत्य के बिंदु का परीक्षण कर सकें, ताकि ये समझ सकें कि सांतत्य क्या होता है और अवकलनीयता क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सांतत्य की। सांतत्य का मतलब है कि किसी भी फलन का मान किसी एक निर्दिष्ट बिंदु पर जो ग्राफ बनाया जाता है, या सिंपल से आप समझें कि यदि मान लो हम एक ग्राफ ऐसे बनाना चाहते हैं, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाना चाहते हैं, जिससे ग्राफ बनाने पर हमें यदि किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाने पर हमें उसके ग्राफ को बनाते समय पेन ना उठाना पड़े, तो हम कहते हैं कि वह जिस फंक्शन का ग्राफ है वो सांतत्य है, यानी कि वो लगातार है, कंटिन्यूअस है, उसमें कहीं भी पेन नहीं उठाया गया उसको फंक्शन को बनाने में। ठीक है, तो ये एक फंक्शन का जो ग्राफ है, इसको अगर हम बनाने के लिए कहीं हाथ ना उठाते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन जिसका ग्राफ है वो सांतत्य है, हर बिंदु पर सांतत्य है, लगातार जारी है। तो यहाँ कुछ मैं एग्जाम्पल लूँगा और इस पूरी वीडियो में केवल हम सांतत्य की बात करेंगे। सांतत्य जो कि दो प्रकार के होते हैं, एक तो किसी निर्दिष्ट बिंदु पर हमें सांतत्य चेक करना होता है और दूसरा असंतत बिंदु का परीक्षण करना होता है। तो मैं कुछ यहाँ एग्जाम्पल लेकर चलूँगा। जैसे मान लो पहला फंक्शन है तत्समक फलन। यदि आपको तत्समक फलन की जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं है। तत्समक फलन इसको कहते हैं आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है। मान लो एक f(x) फंक्शन x ऐसा फंक्शन है जो x से बराबर है। तो तत्समक फलन इसे कहते क्यों है? क्योंकि इसमें x की वैल्यू, जैसे इसको हम लोग y बराबर मानते हैं या y बराबर x लिख सकते हो, तो इसमें x की वैल्यू जो रखते हैं वही y की वैल्यू प्राप्त होती है, इसलिए इसको तत्समक फलन कहते हैं। यानी कि ये तत्समक फलन इसलिए है कि x का जो भी मान रखें वही मान y के लिए भी होगा। तो हम कहते हैं कि जो x की वैल्यू रखते हैं वो होता है प्रांत और y की वैल्यू जो प्राप्त होती है उसको परिसर कहा जाता है। तो इस स्थिति में x की वैल्यू जो रखते हैं वो प्रांत और परिसर का मतलब जो y की वैल्यू प्राप्त होती है, तो दोनों की वैल्यू यानी x और y दोनों, x का जो प्रांत होता है वही y के लिए परिसर का काम करता है, यानी दोनों इक्वल होता है। तो मान लो अगर हमने x की वैल्यू 0 रखा तो हमें y की वैल्यू भी 0 मिलेगा इसमें। ठीक है, इसी प्रकार से इसको हम x की वैल्यू 1 रखते हैं तो y की वैल्यू भी 1 प्राप्त होती है। x का मान -1 रखते हैं तो भी यहाँ पर -1 प्राप्त होगा। आप इसमें जो भी मान रखोगे वही मान इसका प्राप्त होगा। ठीक, इसी प्रकार से यदि आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो हमें 2 ही प्राप्त होगा। तो यदि इन बिंदुओं का प्रयोग करके हम इस तत्समक फलन का ग्राफ बनाने की कोशिश करें और ये जानने की कोशिश करें कि क्या ये तत्समक फलन जो कि f(x) बराबर x है, ये संतत है या नहीं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। वैसे आपको ग्राफ बनाना आता ही है, x, x डैश, y और इसको बोलते हैं y डैश। इस पर कुछ बिंदु ले लिया, ये इस प्रकार से हमने कुछ बिंदु ले लिया है। अब 0,0 यहीं पर आता है और 1,1 का मतलब ये प्रथम चतुर्थांश में आता है, तो इसको इधर से 1 को इधर खींचते हैं और इस तरफ y अक्ष पर 1 इकाई इस तरफ खींचते हैं, दोनों यहाँ पर कहीं मिलता है। उसी प्रकार -1,-1 नीचे भी लेना पड़ेगा कुछ बिंदु, तो -1 यहाँ पर आता है। उसी प्रकार से 3,3 यानी कि 3,3 इधर x अक्ष पर और y अक्ष पर, तो ये 3,1 2 3 यहाँ पर आएगा और ये 3 यहाँ पर प्राप्त होगा। इसी प्रकार से 2,2 यह है 2 और ये 2 यहाँ पर प्राप्त होगा। अब इसके व्युत्क्रम वाले चिन्ह भी लेकर के देखें तो मान लो हमने दे दिया माइनस में 2 तो -2 ही प्राप्त होगा। इसमें -2 रखोगे तो y के बराबर -2 ही आएगा। तो इसको हम इधर दर्शाएंगे तो हमें यहाँ प्राप्त होगा -2,2। अब यदि हम इनको मिलाने की कोशिश करें ग्राफ बनाने के लिए,
इसको मिलाने पर हमें पेन कहीं उठाना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर एक्स एक तत्समक फलन हर एक बिंदु पर संतत है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। अब इसी प्रकार से एक और फंक्शन है बहुपद फलन। तो इसको हम लिख सकते हैं कि जो तत्समक फलन है, तत्समक फलन प्रत्येक बिंदु पर या एक्स के प्रत्येक मान पर बिंदु पर सतत है। इसी प्रकार यदि एक और फंक्शन हमारे पास है, वो है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन का अर्थ है अचर फलन। अब ये अचर फलन क्या होता है, यदि आपको जानकारी नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर समझ सकते हैं। एफ एक्स बराबर हम लोग मानते हैं कि यहाँ के कोई एक अचर नंबर है, या इसको हम y बराबर 5 भी ले सकते हैं, या y बराबर 3 ले सकते हो, y बराबर 4 ले सकते हो। कि का मतलब है कोई नंबर, जैसे y बराबर 5, यानी कि एफ एक्स को अगर y लिखते हैं तो y बराबर 5 के का मान या 5 ले करके एक फंक्शन मान लेते हैं। तो ये जो फंक्शन है ये एक अचर फलन है। ठीक है, अब इसका अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो इसमें हमें सबसे पहले x की वैल्यू रखनी पड़ेगी। अब x की वैल्यू कैसे रखेंगे, इसमें तो x है नहीं, तो यदि हम इसको ऐसे लिख दें y बराबर 5 प्लस 0x, तब यहाँ पर x की वैल्यू रख करके हम y की वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो अब आप समझो कि यदि हम x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू 5 ही प्राप्त होगा। ठीक है, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू 5 ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार x का मान अगर 1 रखते हैं तो y का मान 5 मिलेगा, x का मान 2 रखते हैं तो y का मान 5 ही मिलेगा, x का मान -1 रखते हैं तो y का मान 5 ही मिलेगा। अर्थात x की वैल्यू कुछ भी रखिए, इस वैल्यू को रखने पर 0 से मल्टीप्लाई करने पर आपको 0 प्राप्त होगा, और 0 में इस 5 को जोड़ने पर पूरी तरह से 5 ही मिलेगा, यानी y बराबर 5 ही हमेशा मिलता जाएगा। इसी प्रकार -2 रखने पर हमें 5 प्राप्त होगा। अब इसके आधार पर अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो जैसे इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से बनेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट लिया, और नीचे भी कुछ ऐसे बिंदु ले लिया। अब हम 0,5 कहाँ बताएंगे, ये 0 है और 5 का मतलब y अक्ष पर 5 ही गई, तो ये कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर 0,5 है। 1,5 कहाँ होगा, ये 1,5 मतलब इस 1 को इधर खींचा जाएगा, 5 को इधर, तो कुछ इस प्रकार से यहाँ प्राप्त होगा। 2,5 इसके स्थिति में यहाँ आएगा। -1,5 का मतलब ये किस चतुर्थांश में जाएगा, माइनस कमा प्लस दूसरे चतुर्थांश में, तब -1,5 ये -1 और ये 5 यहाँ पर प्राप्त होगा, -2,5 यहाँ पर प्राप्त होगा। तो आप देख रहे हो कि यदि हम इनको ऐसे मिलाएं तो मिलाने पर हमें जो रेखा प्राप्त होगी वो बिना पेन उठाए ही प्राप्त हो रही है। इसका ग्राफ बिना पेन उठाए प्राप्त हो रहा है, कहीं भी डिसकंटिन्यूस नहीं हो रहा है। इसका अर्थ है कि जो कांस्टेंट फंक्शन यानी अचर फलन होते हैं, ये अचर फलन भी प्रत्येक बिंदु पर संतत होते हैं। तो लिख सकते हैं कि अचर फलन x के प्रत्येक बिंदु पर सतत है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आपको क्वेश्चन के आधार पर भी दिया जाता है। आप चाहें तो इसी को इस तरह से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी तरीके हैं, उसको मैं आगे चर्चा करेंगे। अब देखते हैं कुछ अन्य प्रकार के फंक्शन। एक और फंक्शन है हमारे पास बहुपद फलन। बहुपद फलन, अब ये बहुपद फलन क्या होता है, इसको पॉलिनॉमियल फंक्शन कहा जाता है। अब पॉलिनॉमियल फंक्शन क्या है, आप क्लास 10th में पढ़े होगे, क्लास 9th में पढ़े हैं कि पॉलिनॉमियल फंक्शन वे फंक्शन यानी वे फलन जिनमें x की अधिकतम घात जो भी हो
या एक्स की जो घातें होती हैं वो धनात्मक और पूर्ण संख्या में होती है। जैसे मान लो एक एफ एक्स फंक्शन है एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर एक ऐसा फंक्शन है जो बहुपद फलन कहलाएगा, क्योंकि इसमें एक्स की जो पावर देख रहे हो ये एक पूर्ण संख्या और धनात्मक है। इसी प्रकार से यदि एफ एक्स बराबर हम लिख दें एक्स स्क्वायर प्लस 3, तो यह भी एक प्रकार का फंक्शन है। इसी प्रकार से एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस में 3, तो ये भी एक प्रकार का बहुपद फलन है, क्योंकि यहाँ एक्स की जितनी भी घातें हैं जो सभी पदों में सबकी घातें धनात्मक और पूर्ण संख्या है, इसलिए हम इसको एक प्रकार का बहुपद फलन कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि इस बहुपद फलन का अगर ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो इसको या y बराबर एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। अब यहाँ पर x के विभिन्न मान दे करके y का मान प्राप्त करते हैं, तो x के अलग अलग मान रखने पर हमें y के मान प्राप्त होंगे। जैसे हमने रखा y की वैल्यू 0 रखने पर हमें कितना मिलेगा, x की वैल्यू 0 रखने पर y की वैल्यू भी 0 मिलेगा। ठीक, इसी प्रकार से 1 रखने पर 1 प्राप्त होगा, क्योंकि आप 1 रखोगे तो 1 का वर्ग करने पर 1 ही आएगा, यानी y बराबर 1। और यदि हम 2 रखेंगे तो इस y की वैल्यू 4 प्राप्त होगा। 2 रख करके इसका वर्ग करोगे 2 दूना के 4 हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम इस x की वैल्यू माइनस में 1 रखते हैं तो -1 का वर्ग प्लस में 1 आता है। और यदि माइनस में 2 रखोगे तो -2 रखने पर इसका वर्ग करने पर 4 आएगा। ठीक है, अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करो। जैसे मान लो इस तरह से ये है एक्स अक्ष वाई अक्ष, इसको बार बार आपको बताना पड़ रहा है, आपको पता होगा। यहाँ कुछ पॉइंट लिया, एग्जाम में आपको इस तरह से ग्राफ बना करके किसी भी फंक्शन के संतत बिंदु का परीक्षण नहीं करना है, बल्कि यहाँ कुछ समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि वास्तव में ये जो संतत होता है, यानी संतत का मतलब यहाँ सततता या असततता क्या होता है इसके बारे में केवल चर्चा करेंगे। यदि आप इसको समझ जाएंगे तो इसको चेक करने के लिए एक अन्य विधि आती है लिमिट की, उस लिमिट की सहायता से हम ज्ञात करना सिखाएंगे। अब इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो 0,0 का मतलब यहीं पर 0,0 है। दूसरा 1,1 का मतलब ये 1 और ये 1, यानी यहाँ पर आया। ठीक, इसी प्रकार 2,4 ये है 2 और ये 4, तो इसकी सीध में यहाँ पर कहीं बिंदु एलाई करता होगा यहाँ पर। ठीक, और अगला पॉइंट है -1,1, तो देखो -1, यहाँ आएगा। और इसी प्रकार से -2,4 -2 और ये 4 यहाँ पर कहीं एलाई करता होगा। अब इनको अगर मिला दें तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। ये ऐसे आया और ये बिना पेन उठाए हमने इसका ग्राफ बना दिया। तो हम कह सकते हैं कि ये जो पॉलिनॉमियल फंक्शन होते हैं वो प्रत्येक बिंदु पर संतत होते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है कि ये जो पॉलिनॉमियल फंक्शन है ये एक प्रकार का 2 घात वाला जो पॉलिनॉमियल फंक्शन दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं पैराबोला, यानी परवलय कहा जाता है। ये एक पैराबोला का ग्राफ है जो एक्स स्क्वायर, कोई भी एक्स स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 कुछ भी हो, उसका ग्राफ बिल्कुल इसी तरह से बनता है। ये एक प्रकार का पॉलिनॉमियल फंक्शन के आधार पर पैराबोला कहेगा, यानी कि परवलय कहेगा, और ये प्रत्येक बिंदु पर संतत होता है। तो लिख सकते हैं कि जितनी भी बहुपद फलन हैं ये सभी बहुपद फलन प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है। यदि आप इस प्रकार के फलनों को पढ़ना चाहते हैं तो क्लास 11th के जो फलनों रिलेशन फंक्शन में इस प्रकार के फलनों को समझाया गया है, उसको आप अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, ग्राफ आपको अच्छी तरह बनाना आता होगा। इसको बस समझने के लिए कि संतत और असंतत क्या होता है उसके बारे में चर्चा करें। इसी प्रकार से एक और हमारे पास फलन है
एक और फलन है हमारे पास, वो है मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन का मतलब होता है कि मापांक में अगर एक्स रख दें, जैसे मॉडुलस फंक्शन ये एक्स ऐसे लिखा गया है, इसको कहते हैं मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन इसका अर्थ है मापांक फलन। मापांक फलन। अब सोचो मापांक फलन क्या होता है। मापांक का अर्थ होता है कि इस x का जो भी मान रखें, धनात्मक या ऋणात्मक, ये सब प्रकार से धनात्मक मान निकाल कर देगा। ठीक, तो इस मापांक फलन में यदि हम इस x की वैल्यू रखते हैं, मान लो टेबल बना करके समझना चाहें, तो यहाँ x की वैल्यू हमने रखा 0, तो हमें y की वैल्यू भी 0 मिलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं ना, y बराबर मापांक में x। तो x का जो भी मान रखेंगी वो y के लिए धनात्मक मान निकाल कर देगा। अगर हमने x की वैल्यू रख दिया 1, तो हमें 1 ही प्राप्त होगा। माइनस में 2 रखोगे तो प्लस में 2 प्राप्त होगा। -1 रखने पर प्लस में 1 प्राप्त होगा। 3 रखने पर 3 ही मिलेगा, और -3 रखने पर प्लस में 3 मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई भी धनात्मक या ऋणात्मक वैल्यू रखेंगे, सब प्रकार से धनात्मक मान निकाल कर देगा। ठीक, अब इनकी सहायता से यदि ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो ये कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा। यहाँ पर कुछ पॉइंट ले लिया और आप समझने की कोशिश करना। इसमें 0,0 यहीं पर है, 1,1 यहाँ पर अलाई करता है, -2,2 इस चतुर्थांश में आएगा, तो -2, और ये यहाँ पर आता है 1 -1,1 -1, और ये 1 यहाँ पर अलाई करता है। 3,3 प्रथम चतुर्थांश में 1 2 3 इधर, और ये यहाँ पर अलाई करता है। इसको समझने के लिए आप देख सकते हो ऐसे, ये यहाँ पर आता है। ठीक है, -3,3 इस चतुर्थांश में, -3,3 ये आया, यहाँ पर अलाई करता है। अब यदि हम इन बिंदुओं को मिला दें, तो इन बिंदुओं को मिलाने पर हमें क्या प्राप्त होता है? एक और बिंदु 2 रखने पर तो 2 ही प्राप्त होगा, तो ये यहाँ पर अलाई करेगा। अब इनको अगर मिलाया जाए, तो मान लो यहाँ से शुरुआत करें या यहाँ से। देखो, हमने इसका ग्राफ बनाने के लिए यहाँ से शुरुआत किया और ऐसे मिलाया, फिर इसको ऐसे मिला दिया, तो हमने पेन को कहीं नहीं उठाया। इसका मतलब इस मापांक फलन का जो ग्राफ हमने बनाया वो बिना पेन उठाए यहाँ से शुरुआत किया और ऐसे बना दिया। मतलब ये निष्कर्ष निकलता है कि जो ये मापांक फलन है, यह मापांक फलन में प्रत्येक बिंदु पर क्या होता है? संतत होता है। तो यहाँ लिख सकते हैं मापांक फलन प्रत्येक बिंदु पर संतत या सतत होता है। ठीक है, इसमें कहीं गैपिंग नहीं पाई जाती। ठीक, बिल्कुल आसान से समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार और हमारे पास फंक्शन है जो आप क्लास 11th में पढ़े हैं, वो फंक्शन है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का अध्ययन करेंगे। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ग्राफ के बारे में अध्ययन नहीं किया है, तो आप मेरे अध्याय 2 का, क्लास 12 का जो अध्याय 2 है, उसका वीडियो आप देख सकते हैं। इसमें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और प्रजनन त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ बनाए हैं, उसको आप ज़रूर देखें, जिससे आपको ये अच्छी समझ में आ जाएगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं उनके ग्राफ किस प्रकार से कंटीन्यूअस होते हैं। उनमें केवल 2 प्रकार के जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हैं वही केवल संतत होते हैं। पहला है साइन फंक्शन, यानी इसको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कहते हैं। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, इसको कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन। उसमें केवल 2 ही फंक्शन
प्रत्येक x के प्रत्येक बिंदु के लिए संतत कहलाता है, वो है साइन x और कास x। इसके अलावा जो फंक्शन बचते हैं त्रिकोणमितीय फलन के, वो प्रत्येक बिंदु पर असंतत होता है। तो जैसे साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ को आपने कुछ इस प्रकार से बनाया था, मैं इसको ऐसे दिखा सकता हूँ। x और y के मान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अलग अलग मान रखते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। अब सोचो, यदि हम पहले वाले f(x) बराबर साइन एक्स का ग्राफ बनाने की कोशिश करें, तो x की वैल्यू 0 रखने पर हमें इस पूरे साइन 0 का मान कितना आएगा, 0। x का मान यहाँ पर π/2 रखते हैं तो y की वैल्यू 1 मिलती है, यानी कि साइन एक्स का मान साइन π/2 का मान 1 होता है। उसी प्रकार से यहाँ पाई का मान रखने, यानी कि x की वैल्यू पाई रखने पर साइन पाई का मान होता है 0, ठीक है। और यदि हम इस x का मान 3π/2 रख देते हैं तो साइन 3π/2 का मान -1 प्राप्त होता है। फिर 2π रखते हैं तो 0 प्राप्त होता है, ठीक। इसका अर्थ ये है कि यदि इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार से आपको बनता नज़र आ जाएगा। देखो 0,0 यहाँ कुछ पॉइंट रहते हैं, यहाँ पर मान लो π/2 है, ठीक। यहाँ पर π/2 है, यहाँ पर पॉइंट ले लिया पाई, यहाँ पर ले लिया 3π/2 और यहाँ पर 2π। इसका व्युत्क्रम भी यहाँ ले लिया -π/2, यहाँ पर -π, यहाँ पर -3π/2 और यहाँ पर 2π। अब इनका ग्राफ बनाएं तो 0,0 यहाँ से शुरुआत होगा। अब π/2 पर 1 मिलता है, तो π/2 पर मान लो यहाँ पर में +1 है, ये +1 लिया और नीचे की तरफ -1, तो π/2 रखने पर हमें क्या मिला 1, तो इसकी सीध में यहाँ पर आया, ठीक। फिर पाई रखने पर 0, तो पाई रखने पर 0 यहीं पर आ गया, ठीक है। π,0 यहाँ पर। दूसरा 3π/2, -1, तो ये इस चतुर्थांश में चला आया, तो 3π/2, सॉरी यहाँ से ये इस चतुर्थांश में, तो 3π/2, -1 का मतलब 3π/2, -1 यहाँ अलाई करता है। और 2π,0 2π,0 यहाँ पर आ गया। अब इन बिंदुओं को मिलाएं तो यहाँ से आपको ऐसे नज़र आएगा, यहाँ आया फिर यहाँ चला आया, फिर ये यहाँ आकर के फिर वापस 2π पर चला गया, मतलब π/2 पर +1 है और 3π/2 पर -1 है। तो ये ग्राफ ऐसे चलता जाएगा, ये कहीं गैपिंग नहीं करेगा, ऐसे चलता जाएगा। इसके व्युत्क्रम वाले में भी इसके मान इसी प्रकार से रिवर्स प्राप्त होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो साइन एक्स फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो प्रत्येक बिंदु पर संतत है, ये यानी कि इसके सातत्य के परीक्षण में ये प्रत्येक बिंदु पर सतत होता है, ठीक है। इसी प्रकार से कासिस का जो ग्राफ बनाएंगे आप, तो उसको अभी मैं दिखाता हूँ। जैसे इसका अभी व्युत्क्रम ऐसे चलेगा ना, -π, जैसे यहाँ -π/2 पर -1 मिलता है, ये इस प्रकार से कुछ आएगा यहाँ पर। तो इसका ग्राफ कुछ इस प्रकार से चल करके पाई पर आएगा, फिर 3π/2 पर, फिर यहाँ ऐसे चलाएगा, ठीक है। ये ग्राफ चलता जाएगा, इस प्रकार से चलता जाएगा। तो ये कुछ साइन फंक्शन का ग्राफ है जो लगातार क्या है, हर एक बिंदु पर चलता जा रहा है, कहीं भी इसका गैपिंग नहीं पाया जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं ये भी क्या होते हैं, साइन एक्स भी संतत फलन है, ठीक। अब देखते हैं कासिस का। अब मान लो हमें कासिस का ग्राफ बनाना है, तो जैसे इसको मान लिया f(x) बराबर या y बराबर कास एक्स लिख सकते हो, ठीक। अब y बराबर कास एक्स का मतलब यहाँ x की वैल्यू रख करके y की वैल्यू प्राप्त करेंगे।
तो जैसे एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई की वैल्यू 1 मिलता है। आपको पता है एक्स का मान 0 रखते हैं तो cos 0 का मान 1 होता है। एक्स का मान π/2 रखते हैं तो cos π/2 का मान 0 आता है। ठीक है, अब 2π रखने पर यानी एक्स का मान पाई रखते हैं तो cos पाई का मान 0 आता है, 0 नहीं 1 आता है, और ये 1 माइनस में आएगा। ठीक, उसी प्रकार से अब एक्स की वैल्यू 3π/2 रखने पर 0 प्राप्त होता है। फिर यहाँ से 2π रखने पर हमें इसकी वैल्यू आती है 1। एक्स का मान 2π रखने पर cos 2π का मान प्लस में 1। अब इस स्थिति में ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो ध्यान देना, y डैक्स, ये x और ये x डैक्स यहाँ ले लिया π/2, यहाँ पर पाई, यहाँ पर 3π/2 और ये है 2π। इसका व्युत्क्रम यहाँ पर -π/2 और ये हो गया -π -3π/2 और ये रहा -2π। अब पहला पॉइंट है 0,1, तो 0,1 मतलब कि यहाँ पर +1 लिया, यहाँ पर -1, तो 0,1 का 0,+1, तो यहाँ से स्टार्ट होगा 0,1 यहाँ से। दूसरा है π/2 रखने पर 0, तो π/2 रखने पर 0 मतलब यहीं पर रहेगा, तो यहाँ से स्टार्ट होकर के यहाँ आ गया। ठीक, अब पाई पर -1 आता है, पाई पर -1, तो यहाँ पर कहीं अलाई करता है। अब 3π/2 पर 0 यहाँ आ गया 0, 2π पर 1, 2π पर 1 का मतलब इसके स्थिति में यहाँ पर अलाई करता है। अब इनको मिलाया जाए तो ये यहाँ से शुरुआत होकर के इसका ग्राफ जो बन रहा है वो सीधा बिना पेन उठाए चलता जाएगा और ये बनता जाएगा, ये ऐसे। इसी प्रकार से इसके व्युत्क्रम में भी बनेगा, इसके व्युत्क्रम में कुछ इस प्रकार से यहाँ चल कर के आएगा और ये इस प्रकार से चलता जाएगा। ठीक है, तो आप देख पा रहे हो कि ये इसका जो ग्राफ बनाया जा रहा है या जो ग्राफ है वो बिना डिसकंटिन्यूस है, यहाँ किसी भी बिंदु पर ये असतत नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो cos x फंक्शन है ये cos x फंक्शन भी प्रत्येक बिंदु पर संतत है, प्रत्येक बिंदु पर सतत है। ठीक है, इसको आपको लिमिट के आधार पर भी चेक किया जाएगा, इसको मैं बाद में बताऊंगा। अब इसी प्रकार से एक और फंक्शन हमारे पास है सिग्नम फंक्शन, ये आप क्लास 11 में पढ़े थे। अभी तक हमने जो फंक्शन पढ़ा है वो है ट्रिग्नोमेट्रिक और ये मापांक फलन, मॉडुलस फंक्शन और बहुपद फलन के बारे में, और ये हमने पढ़ा मापांक फलन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसके बाद आता है मापांक फलन सिग्नम फंक्शन, मापांक फलन सिग्नम फंक्शन जो हमने पढ़ा है अभी। अच्छा, यहाँ पर हमने पढ़ा है ना मापांक फलन सिग्नम फंक्शन, वैसे ये भी वही फंक्शन है मापांक फलन। इसका कुछ रूप इस प्रकार से होता है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसको आप जरूर रिवीजन करेंगे। f(x) बराबर मापांक में x/x। इस फंक्शन को ध्यान से देखो, इसमें यदि हम इस फंक्शन का ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि इस फंक्शन की कितने प्रकार से लिख सकते हैं। तो आंसर है कि इस फंक्शन को हम 3 प्रकार से लिख सकते हैं, यानी इस फंक्शन में x की वैल्यू 3 स्थिति में रखा जा सकता है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, f(x) बराबर 3 फंक्शन के रूप में परिभाषित किया जाता है। पहला 1 तब आएगा जब हम x की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं, दूसरा 0 प्राप्त होता है यदि x बराबर 0 हो, तीसरा -1 प्राप्त होता है यदि x की वैल्यू 0 से छोटी हो। अब ये इसका मतलब क्या है, इसको ध्यान समझो। मान लो यदि हम इस फंक्शन में
एक्स की वैल्यू 0 से बड़ी लेते हैं। जैसे मैं रख कर दिखाता हूँ। मान लो कि यहाँ पर एक्स से बड़ी वैल्यू का मतलब है कि 1 2 3 4 5 कुछ भी रखोगे तो इस पूरे को हल करने पर हमें 1 ही प्राप्त होगा। जैसे देखो यहाँ 1 रखा तो यहाँ पर मापांक में 1 बटे में 1, तो ये पूरी तरह से 1 आया। इसी प्रकार से f2 का मान कितना आएगा, f की वैल्यू 2 रखा और ये मापांक में रख करके बटे में भी 2 लिख दिया, तो मापांक 2 का मतलब 2 होता है, बटे में 2 से डिवाइड कर दिया, 1 आ गया। तो आप इस तरह से रख कर दे सकते हो कि इसमें x की वैल्यू जो भी रखते हैं वो हमेशा 1 ही वैल्यू देता है। इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है इसका कंडीशन कि x की वैल्यू 0 से बड़ी कुछ भी रखें तो वो 1 ही प्राप्त होगा। ठीक, तो हमें यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लिया कि यदि x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x की वैल्यू 0 से बड़ी के लिए हमें 2 प्रकार की स्थिति प्राप्त हो रही है। पहला ये है x की वैल्यू 0 रखने पर, 0 तो रखेंगे नहीं, पहले हम 0 से बड़ी वाले की बात कर रहे हैं। x की वैल्यू 1 रखने पर हमें 1 ही प्राप्त होता है। 2 रखेंगे तो भी 1 प्राप्त होगा, 3 रखेंगे तो 1 प्राप्त होगा, 4 रखेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप x की वैल्यू कुछ भी रखें आपको 1 ही मिलेगा। इसलिए इसको मापांक फलन के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक, अब दूसरी स्थिति, यदि हम x यदि छोटा है 0 से, इसके लिए निकालें तो उस स्थिति में x की वैल्यू हमें 0 से छोटी लेनी है, नहीं -1, तो -1 लेंगे तो हमें -1 ही प्राप्त होगा। माइनस में 2 लेने पर -1 ही प्राप्त होगा, माइनस में 3 लेने पर -1 ही प्राप्त होगा, और -4 रखने पर -1 प्राप्त होगा, -5 लेने पर भी -1 प्राप्त होगा। आप x की वैल्यू 0 से छोटी में कुछ भी लीजिए, उसको रखने पर हमें y की वैल्यू -1 ही प्राप्त होगा। अब आप देख सकते हो कि इस फंक्शन में यदि x की वैल्यू हम रखते हैं -1 तो हमें ये देगा मापांक में -1 बटे में -1, और मापांक वाले फंक्शन को अभी पढ़े हैं कि इसका अर्थ होता है कि ये अंदर से सबको धनात्मक निकाल कर देगा, तो -1 का मापांक हो जाएगा प्लस में 1 बटे में -1, ये सब मिला करके माइनस में 1 प्राप्त हुआ। इसी प्रकार से यदि x की वैल्यू माइनस में 2 रखते हो तो यहाँ पर -2 का मापांक बटे में -2, तो मापांक -2 का मतलब होगा प्लस में 2 बटे में -2, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ तो -1 प्राप्त हुआ। मतलब 1 बटे -1 का मतलब -1 होता है। ठीक है, तो शायद आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है कि हम इस फंक्शन को इस प्रकार से लिख करके समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाने की कोशिश करें तो देखिए ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान से समझेंगे। यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट अंकित किया ग्राफ बनाने के लिए। तो यहाँ कुछ बिंदु ले लिया, और नीचे की तरफ से भी कुछ पॉइंट। अब पहला पॉइंट 0 से बड़ी वाली वैल्यू के लिए 1 रखने पर 1 प्राप्त हुआ, तो ये 1 रखने पर 1 यहाँ कुछ अराई करता है, 2 रखने पर 1, तो ये 2 रखने पर 1, 2 रखने पर ऐसे 1 यहाँ मिलता है, 3 रखने पर भी 1 मिलता है, 4 रखने पर भी 1 मिलता है, 5 रखने पर भी 1 मिलता है। तो अब आप सोचो यदि हम इनको मिलाने की कोशिश करें तो हमें मिलाने पर यहीं से शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों अलग अलग स्थिति है। तो यहाँ से अगर शुरुआत करेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से ये ग्राफ बनता नजर आएगा, ये अभी चलता जाएगा। तो आप देख रहे हो कि यहाँ से शुरुआत होकर के ऐसे चला गया। अब दूसरी स्थिति को हम दर्शाने की कोशिश करें, -1 रखने पर -1, तो ये इस चतुर्थांश में आता है, तो -1 रखने पर -1 यहाँ पर आता है, -2 रखने पर -1 प्राप्त होता है, तो -2 रखने पर -1 यहाँ पर आएगा, -3 पर -1,
-4 रखने पर -1 और -5 रखने पर भी -1, तो इनको भी यहीं से मिलाया जाएगा। तो यहाँ से मिलाने पर हमें इसको ऐसे ग्राफ बनाया, तो आप देख पा रहे हो कि दोनों अलग अलग स्थिति में बनाया जा रहा है। और 0,0 तो यहीं पर है, तो 0,0 एक बिंदु के रूप में है, और इस वाले वैल्यू के लिए हमने इधर ग्राफ बना लिया, इस वाले वैल्यू के लिए हमने इस साइड में ग्राफ बना लिया। तो यहाँ पर बीच में यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका कुछ पॉइंट छूट गया, जिसकी वजह से ये टूट गया। तो हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है सिग्नम मापांक फलन, ये भी क्या है, असतत फलन है। तो इसको लिख सकते हैं कि ये ध्यान रहेगा कि मापांक फलन के नीचे x लिखा है, इसलिए ये असतत फलन है। ठीक, तो इसको लिख सकते हैं कि ये भी क्या है, असतत फलन है। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, और क्वेश्चन के आधार पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो शायद आपको अच्छी समझ में आ रहा होगा। तो इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन x और cos x का जो ग्राफ बनता है वो बिना डिसकंटिन्यूस पर, यानी कि इसको ये भी सतत होते हैं। जैसे हमने यहाँ पर दिखाया कि साइन x भी क्या है, संतत फलन है। इसी प्रकार से cos x का फंक्शन भी क्या था, सतत था। लेकिन इसके अलावा जो tan x है वो असतत होता है। जैसे tan x को आप लिख सकते हो साइन x बटे में cos x। तो हमें ये ध्यान रखना है कि tan x का जो मान है ये किस पॉइंट पर, यानी इस x से किस मान पर ये पूरी तरह से इनडिटरमिनेंट फॉर्म देगा। तो आपको पता है कि x की वैल्यू यदि हम 90 रख देते हैं तो x की वैल्यू 90 पर 0 प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ x की वैल्यू रखते हैं तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो x की वैल्यू 0 रखने पर साइन 0 बटे में cos 0 तो ये हमें देगा 1 बटे में 0। तो ये एक प्रकार का इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। इसलिए हम इस tan x का ग्राफ बनाएंगे तो किसी न किसी बिंदु पर टूटता हुआ नजर आएगा। आप इस tan x के ग्राफ को चैप्टर 2 का जो हमने पढ़ाया है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, उस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन में इस tan x का, साइन का, cos का जितने भी त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ हैं और साथ में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के ग्राफ हैं उनको आप अवश्य देख लें। इससे आपको ये पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि किसका ग्राफ सतत है और किसका ग्राफ असतत है। ठीक है, इसी प्रकार एक और हमारे पास फंक्शन है, वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको बोलते हैं महत्तम पूर्णांक फलन, और ये बहुत ही एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इसको समझने के लिए थोड़ा कोशिश करना। ये फंक्शन f(x) बराबर एक बड़े कोष्ठक के अंदर x के रूप में परिभाषित किया जाता है। अब इस ग्रेटेस्ट फंक्शन का मतलब ये है कि इस x की वैल्यू यदि हम 1.33 रखते हैं तो ये हमें दो प्रकार से, या तो ये हमें बड़े वैल्यू, ये हमें 1 ही निकाल कर देगा। ठीक है, हमें ये छोटी वाली वैल्यू निकाल कर देगा, इसमें ये बड़ी वाली वैल्यू नहीं निकाल कर देगा, यानी इसके नियरेस्ट में छोटी वाली वैल्यू। इसी प्रकार से मान लो और माइनस में 3.36 रखते हैं तो ये हमें इससे छोटी वैल्यू का मतलब ये समझो कि इसके नियरेस्ट में छोटी वैल्यू कौन सी होती है, इसके नियरेस्ट में होती है 4, -4 निकाल कर देगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इस x की वैल्यू यदि कोई भी दशमलव वाली संख्या पूर्ण संख्या के रूप में रखते हैं तो हमें छोटी वैल्यू निकाल कर देता है।
तो वास्तव में यदि हम इसके ग्राफ के बनाने की कोशिश करें, इसको ध्यान से समझिएगा कि ये वास्तव में इसका ग्राफ कैसे बनता है। तो मान लो x की वैल्यू हमने कुछ इस प्रकार से रखना शुरू किया। यदि हम x की वैल्यू 1.32 रखते हैं तो हमें ये 1 निकाल कर देगा। यदि हमने x की वैल्यू को 2.43 रखा तो हमें क्या निकाल कर देगा, 2। 3.4 रखने पर हमें ये 3 निकाल कर देगा। उसी प्रकार से इसके व्युत्क्रम में भी देख सकते हो, माइनस में 2.4 रखने पर हमें 3 निकाल कर देगा, माइनस में 3 निकाल कर देगा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे बड़ी वैल्यू है और -3 इससे छोटी वैल्यू है। ठीक है, माइनस चिन्ह का मतलब जैसे धनात्मक में हम इस 3 को छोटा मानते हैं और इसको बड़ा, लेकिन ऋणात्मक में इसका उल्टा होता है। ये बड़ा होगा तो ये 3 जो माइनस में लिखा है ये छोटा होगा। अगर हम माइनस में 1.3 रखते हैं तो हमें निकाल कर देगा माइनस में 2, और यदि 3.4 रखते हैं या 4.8 रखते हैं तो हमें माइनस में निकाल कर देगा माइनस में 4। अब इसके आधार पर इसका ग्राफ वास्तव में कैसे बनेगा ये बहुत ही कन्फ्यूजन करता है, तो इसको ध्यान से समझेंगे। ये कुछ इस प्रकार से एक कार्तीय तल है, यहाँ पर कुछ पॉइंट हमने ले लिया। अब ध्यान समझो, पहला पॉइंट 1.32, इसका मतलब समझो। अब ये जरूरी नहीं है कि केवल 1.32 रखने पर 1 ही देगा, बल्कि 1.36 रखो, 1.43 रखो, 1.99 रखो, सब मिलाकर के 1 ही निकाल कर देगा। अर्थात इस 1 2 के बीच में या 2 3 के बीच में या 0 से लेकर के इस 1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखोगे तो 0 प्राप्त होगा। 1 और 2 के बीच में कोई भी वैल्यू रखने पर 1 ही प्राप्त होगा। इसका अर्थ ये है कि यदि हम 1.32 रखते हैं तो 1 प्राप्त होता है। इसका मतलब हमने 1.32 कहाँ रखा, ये देखो 1.32 यहाँ रखा तो हमें क्या मिला, 1, तो इसके सीधा में यहाँ पर आएगा। ठीक है, बिंदु यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यानी हमने इसका ग्राफ बनाने के लिए जो भी ऐसे पॉइंट लेकर के देखा है, तो इसका वास्तव में मीनिंग ये होता है कि 1 और 2 के बीच में या तो आप रखो 1.36 या 1.46 या 1.99, कुछ भी रखो, 1 और 2 के बीच की वैल्यू कुछ भी रखो तो ये हमें केवल 1 ही निकाल करके देगा। ठीक है, इस तरह समझ सकते हो कि जैसे 1 और 2 के बीच में जितने भी यहाँ पर 1.33, 1.45, 1.99, 1.67 जो भी रखते हैं तो हमें क्या निकाल कर देता है, 1 ही निकाल कर देता है। तो मान लो यहाँ पर हमने 1.23 रखा तो ये हम निकाल कर दिया 1, 1.99 रखा तो 1 निकाल कर दिया, 1.999 रखा तो यहाँ पर 1 निकाल कर दिया, 1.13 रखा तो 1 ही निकाल कर दिया। यानी इसी 1 की सीधा में यहाँ इस तरह से हम समझ पा रहे हैं। ठीक, तो अब इनको यदि मिलाने की कोशिश करें तो ये वास्तव में कुछ यहाँ से ओपन क्लोज थे, ओपन इंटरवल से यहाँ से लेकर के यहीं तक इसका ग्राफ बनेगा, क्योंकि आपको देख रहे हैं यहाँ यहीं तक इसका एंड हो जा रहा है, क्योंकि 2 से कम ही वैल्यू में हमें देगा। 1 और 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखोगे तब 1 ही मिलता है। ठीक, इस प्रकार से 1 और 2 के बीच की किसी भी मान के लिए हमें 1 प्राप्त होता है, तब पहला हमने ऐसे ग्राफ बना लिया। अब यहाँ पर ये गैपिंग हो गया। दूसरी चीज़, अगर 2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू मान लो 2.33 रखते हो या 2.46 रखते हो या 2.99 रखते हो, सब मिला करके हमें क्या देगा, 2 देगा। ठीक, इस प्रकार से यहाँ मान लो कि 2.4 रखने पर हमें कितना मिला है, 2, तो ये इस तरह से यहाँ पर कोई 2 मिलेगा। ठीक है, ये 2.4 यहाँ पर आता है और इसके सीधा में ऐसे, और ये 2 मिलता है तो यहाँ ऐसे, इसको ऐसे मिलाया यहाँ करता हुआ नज़र आ रहा है। फिर और आगे 2.46 रखा है तो 2.46 पर भी कितना देगा, छोटी वाली 2 देगा, तो इसके सीधा में यहाँ आकर के देखा तो यहाँ पर मिल गया। फिर और आगे यहाँ 2.99 रखा तो यहाँ मिल गया। तो इसको भी मिलाने पर हमें कुछ इस प्रकार से इसका ग्राफ नज़र आएगा।
ठीक है, आप देख पा रहे हो हर एक 1 और 2 या 2 और 3 के बीच में रखने पर हमें 1 प्राप्त होता है या 2 प्राप्त होता है। तो ये वहीं से इसका ग्राफ बनना शुरू हो जाता है। तो इसी प्रकार से आप समझ सकते हो कि इधर की वैल्यू भी रखने पर हमें कुछ इस तरह से ग्राफ बनता नजर आएगा। ये इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनते नजर आएंगे। ठीक है, इसका व्युत्क्रम आप समझ सकते हो। यदि आप इसको समझ गए हो तो ये भी समझना आसान है। ठीक है, ये वास्तव में कुछ यहाँ तक आएगा, यहाँ तक नहीं आएगा, और ये इस तरह से वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक, तो आप क्या समझ पाए कि ये जो एक प्रकार से ग्रीटेस्ट महत्तम पूर्णांक फलन है, ये महत्तम पूर्णांक फलन किसी न किसी बिंदु पर क्या है, कट रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो महत्तम पूर्णांक फलन है ये असतत फलन होता है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि ये महत्तम पूर्णांक फलन असतत फलन है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। तो शायद मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो अब सब मिलाकर के ये क्वेश्चन उठता है कि क्या हम किसी फंक्शन के सततता और असततता को चेक करने के लिए ग्राफ बना करके ही दिखाएंगे? तो आंसर है नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि हमें इसके लिए लिमिट की ज़रूरत पड़ेगी। अब लिमिट क्या होता है, तो लिमिट में आपको निकालना बताऊंगा कैसे आप लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाल करके उस फंक्शन के सततता और असततता के बारे में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी तक फ़िलहाल आप इतना इसको समझने की कोशिश करें। तो मैं अगले वीडियो में आपको लिमिट के बारे में बताऊंगा कि किसी फंक्शन का जो हम लोग सततता और असततता के बारे में चेक करते हैं, सततता तथा असततता, ये दोनों को कैसे चेक किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसको फिर एक बार रिवीजन कीजिए जिससे आपको पूरी टॉपिक अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। तो आज तक हमने क्या किया, सततता और असततता के बीच में डिफरेंस को अगर समझ गए हैं तो आपको पूरी अच्छी तरह से ये टॉपिक समझ में आने वाला है। ठीक है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो चैप्टर 2 का जो मैंने वीडियो बना रखा है उस चैप्टर 2 के इस वीडियो को आप जरूर देखें, जिसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। उसमें हमने सभी त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के ग्राफ बनाकर रखे हैं। इससे आपको और बेसिक कॉन्सेप्ट इस tan x और cot x या sec cosec x के बारे में क्लियर हो जाएगा। उसका नाम है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। एक बात ध्यान देना बच्चों कि ये जो हम लिखे हैं सिग्नम फंक्शन, इस सिग्नम फंक्शन को हम लोग चिन्ह फलन कहते हैं। ठीक है, इसको चिन्ह फलन कहा जाता है, इसको मापांक नहीं बोलते, ये ध्यान रखिएगा। इस सिग्नम फंक्शन का मतलब चिन्ह फलन। चिन्ह का फलन का मतलब है ये एक प्रकार से जो इसका ग्राफ बन रहा है वो यहाँ से चिन्ह के रूप में प्राप्त हो रहा है। ठीक है, रेखा के रूप में या चिन्ह के रूप में। ठीक, इसलिए इसको चिन्ह फलन कहा जाता है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, और आप इसको इसी फिर से एक बार रिवीजन कीजिए, और ऐसे ही आप खुश रहें, मस्त रहें, अपने आसपास सब ख्याल रखें। ओके, थैंक यू।